सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करने के लिए हूं एसएससी सीजीएल के डीवी में रिजेक्शन के बारे में। एसएससी सीजीएल में जो भी लोग डीवी में रिजेक्ट होते हैं वो किन रीजन से रिजेक्ट होते हैं, एसएससी आपको डीवी में किन रीजन से रिजेक्ट करता है, आपको उस रिजेक्शन से कैसे बचना है, यानी कि आपको क्या करना है ताकि आप एसएससी सीजीएल की डीवी में रिजेक्ट ना हो। आप लोग इतनी मेहनत करके सारे स्टेप्स क्लियर करके डीवी तक पहुंचते हो और अगर आप वहां पर रिजेक्ट हो जाते हो तो भाई बहुत ही ज्यादा दुख होता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग रिजेक्ट ना हो, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आप लोगों को सब बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के डाउट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। मोस्टली लोगों के जो डाउट्स होते हैं ना वो कॉमन ही होते हैं, जैसे कि नाम में गलती है या नाम मिसस्पेल्ड है, पेरेंट्स के नेम में गलती है, पेरेंट्स के नाम में कुछ भी मिसस्पेल्ड है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, ग्रेजुएशन में मार्क्स कम थे, या हम पेरेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें नेम में मिस्टेक है। जितने भी डाउट्स होते हैं ना मैं कोशिश करूंगा कि आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया ना तो होपफुली आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और एसएससी सीजीएल में लोग क्यों रिजेक्ट होते हैं और उस रिजेक्शन से आपको कैसे बचना है इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। और जिन जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज के बारे में बताऊं। तो सबसे पहले फटाफट से आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर लेकर जाने होते हैं। डॉक्यूमेंट सही लेकर जाओगे तभी तो डीवी में जा पाओगे ना भाई। उसके बाद बताऊंगा कि आपको रिजेक्शन किन रीजन से होता है और कैसे बचना है। तो सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट की बात करूं तो होता है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म होता है, उसमें आपको अपनी प्रेफरेंसेस भरनी होती है कि आपकी जो पोस्ट है आपको किस प्रेफरेंस में, किस ऑर्डर में आपको चाहिए, कि फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड प्रेफरेंस ये है, थर्ड प्रेफरेंस ये है। तो प्रेफरेंस भरने से पहले ना कुछ चीजों का ध्यान रख लेना। एक तो उनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स, मेडिकल स्टैंडर्ड्स चेक कर लेना कि वो क्या जो आप पोस्ट भर रहे हो उनके फिजिकल और मेडिकल आप मीट करते हो ना, स्टैंडर्ड जो भी गिवन है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है। क्योंकि अगर आपने वो पोस्ट भर दी और आपको पोस्ट मिल भी गई और आप लोग उसके फिजिकल में, मेडिकल में आउट हो गए तो भाई आपकी सारी मेहनत खत्म। आपको पोस्ट मिली, फिजिकल या मेडिकल में फेल, तो वो नौकरी गई आपकी, आपको कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी। फिर आपको अगले साल फिर पूरी प्रोसेस करो, दोबारा से एसएससी का प्रीलिम्स दो, मेंस दो, तो भाई सारी मेहनत खराब हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी बात, देखो एसएससी एक लंबा मैराथन है, यहाँ पे आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए टेक्स्ट बुक लाया एक सुपर कोचिंग, जिसमें आपको इंडिया के टॉप टीचर्स के कोर्सेज एक ही कोर्स में मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको इस कोर्स में 20 प्लस कोर्सेज, 1500 प्लस लाइव क्लासेस और 3000 प्लस मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। अगर आप लोग हमारा कूपन कोड KG20 यूज करोगे तो आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट और एडिशनल वैलिडिटी भी मिलेगी। इसके सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस वगैरह चेक कर लेना कि कलर ब्लाइंड तो नहीं हो गए आप लोग, जो आप पोस्ट कर रहे हो उसमें कहीं कलर ब्लाइंडनेस की क्या रिक्वायरमेंट है और आप कलर ब्लाइंड तो नहीं हो। तो उस नौकरी में लगभग 30 साल तो वो नौकरी करता ही करता है। तो भाई आपको 30 साल जिस डिपार्टमेंट में काम करना है आप लोग ये जरूर देख लेना कि आपको वहां पर क्या काम करना होगा, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में आप रिग्रेट करोगे यार कहाँ आ गया मैं। तो इन सब चीजों के बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए ना तो इन सब के ऊपर भी हमने वीडियोस बना रखी है। आप लोग हमारी स्ट्रैटेजी एंड टिप्स प्लेलिस्ट में चले जाना, हमारे चैनल की स्ट्रैटेजी एंड टिप्स प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको इसके बारे में सारी डिटेल मिल जाएंगी। फिजिकल, मेडिकल, हर चीज के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है। उसके बाद कुछ लोग ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो सिर्फ 4 या 5 पोस्ट ही भर के आते हैं अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में। तो भाई ये गलती मत करना, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में सारी पोस्ट भर के आना। भरना तो वैसे ही स्टार्ट करना कि फर्स्ट प्रेफरेंस ये चाहिए, सेकंड ये चाहिए, थर्ड ये चाहिए, फोर्थ ये चाहिए, फिफ्थ का ये चाहिए। मैं तो होप करूंगा कि आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है आपको वही मिल जाए, लेकिन फिर भी आप लोग सारी पोस्ट भर के आना, कोई भी पोस्ट छोड़कर मत आना। और अगर आप लोगों ने सीपीटी या डेस्क नहीं दिया तो वो पोस्ट मत भरना जिसमें सीपीटी या डेस्क की रिक्वायरमेंट है। अब ये तो था पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नेक्स्ट आपको एक तो आपका एडमिट कार्ड चाहिए, एक आपका आईडी प्रूफ चाहिए, कोई भी आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार हो गया, लाइसेंस हो गया, ऐसा कोई भी आईडी प्रूफ ले जाना। आपको आपकी फोटोग्राफ चाहिए, आप अपनी फोटोग्राफ जरूर लेके जाना। आपकी 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, आपकी 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, आपकी जो कॉलेज की जो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट होंगी वो, या अगर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट नहीं है तो कंसोलिडेट ले जाओ, लेकिन कोशिश करना कि सेमेस्टर वाइज ले जाओ, वो बेटर रहता है। और उसी के साथ साथ आपकी कॉलेज की डिग्री, अगर डिग्री नहीं मिली है तो आप लोग प्रोविजनल डिग्री लेकर चले जाना। उसके बाद अगर आप लोग करंटली किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट की NOC, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर लेकर जाने हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 10th और 12th की मैंने मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग क्यों बोला, तो हाँ भाई ये अलग अलग होता है। मार्कशीट अलग होती है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, लेकिन ये चीजें ना बोर्ड, जो अलग अलग बोर्ड होते हैं ना, जैसे CBSE बोर्ड है या जो भी बोर्ड है, उसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। जैसे कि जो हमारा, जैसे मैं 2012 में मैंने 10th कंप्लीट करी थी, तो 2012 में जिन लोगों ने 10th कंप्लीट करी थी CBSE बोर्ड से, उस समय पर 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही थी, अलग अलग नहीं थी। तो हमारी उसी में मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही कंसीडर किया गया था। तो इस चीज से घबराना मत आप लोग। अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग देख लेना कि आपके उस बोर्ड में पासिंग सर्टिफिकेट अलग से मिलती भी है नहीं मिलती, अपने स्कूल से पता कर लेना। अगर नहीं है और मिलती है तो जरूर लेकर जाना, क्योंकि अगर आपके पास वहां नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये मैंने आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, सब डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाने हैं। वहां पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और इन सब की फोटोकॉपी भी आपको लेकर जानी है,
क्योंकि इन सब डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी वहाँ पर सबमिट करवाई जाती है सेल्फ अटेस्ट करवा के, सेल्फ अटेस्ट करके फोटोकॉपी आपकी सबमिट करवा लेंगे। और वहाँ पर भी जब आप डीवी देने जाओगे ना, तो वहाँ पर भी कुछ फॉर्म्स आपसे फिल करवाए जाते हैं, तो वो फॉर्म्स फिल करते हो ना बड़े ध्यान से फिल करना, कोई भी गलती मत करना, बिल्कुल अवेयर होकर बिल्कुल ध्यान से आपको हर चीज फिल करनी है वहाँ पर। उसके बाद जब आप लोग वहाँ डीवी में जाएंगे ना, तो वहाँ ऑफिसर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास आपको भेज देंगे, वहीं उनके साइड में बैठे होते हैं कि वो आपकी पोस्ट प्रेफरेंसेस जो है वो कंप्यूटर में फिल करें। तो जब वो कंप्यूटर में फिल कर रहे होंगे ना, आपको बहुत ध्यान रखना है। जनरली क्या होता है, जनरली एक स्क्रीन उनकी तरफ होती है, एक स्क्रीन आपकी तरफ होती है। तो अगर वो स्क्रीन आपकी तरफ भी है तो आप लोग देखते रहना कि जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भर रखी है वो वही भर रहे हैं ना वहाँ पर, क्योंकि वो भी इंसान ही है। देखो टाइपिंग मिस्टेक या कोई भी ऐसी मिस्टेक उनसे भी हो सकती है, तो आपको बिल्कुल अटेंटिव रहना है, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है कि कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि अगर वहाँ पर कोई ऐसी गलती हो गई ना, तो इस गलती का मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपको कोई और, आप चाहते कोई और नौकरी और आपको मिल कोई और नौकरी गई। तो ये ऐसी चीज़ है कि भाई आप जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा इस चीज़ का। तो वहाँ पर अपने आंखें कान सब खुले रखने हैं और बिल्कुल आपको ध्यान से हर चीज़ देखनी है। मैंने अपने टाइम पर तो जब उन्होंने फिल कर दी थी, उसके बाद मैंने 2-3 बार दोबारा चेक करी थी। फिर मैंने उनको बोला था कि मैं एक बार बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, आप चेक करना। क्योंकि मैं इतना था कि मैं बिल्कुल श्योर होना चाहता था कि कहीं कोई गलती तो नहीं होगी। और स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव था, वो लोग भी समझते हैं कि भाई हमारी जिंदगी का सवाल है, तो कहीं उनकी छोटी सी गलती की वजह से हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट ना हो जाए। तो इसलिए आप लोग जरूर वहां पर ध्यान रखना। उसके बाद वो लोग आपको एक प्रिंट आउट दे देंगे जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होंगी, लिखा होगा पोस्ट प्रेफरेंस आपने क्या क्या फिल करी है। वहाँ के जो ऑफिसर होंगे वो साइन भी करेंगे उस प्रिंट आउट पर। तो वो पेज, वो प्रिंट आउट आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि वो एक प्रूफ है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए हैं और आपने क्या क्या पोस्ट प्रेफरेंस भर के आए हैं। तो जब तक आपकी नौकरी आपको मिल नहीं जाती और आप ज्वाइन नहीं कर लेते, तब तक मैं सजेस्ट करूंगा कि उस पेज को आप लोग जरूर संभाल कर रखना। तो आप लोग इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हो, इतनी कंसिस्टेंसी, इतनी पेशेंस आप लोगों ने रखी है और उसके बाद भी आप फेल हो जाओ। तो चलो भाई, अब बात करते हैं रिजेक्शन के रीजंस की और आपके सारे डाउट्स की। आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे एक एक करके। सबसे पहले जो सबसे कॉमन डाउट होता है वो ये होता है कि 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है, 50% है, 55% है, 45% है, क्या हम रिजेक्ट तो नहीं हो जाएंगे? तो भाई आप लोग बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं हो गए, बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाओ, टेंशन मत लो। आप पास होने चाहिए हो, आपके जितने मर्जी मार्क्स हो, कोई नहीं पूछने वाला आपको, सिर्फ आप पास होने चाहिए हो। आपकी 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डाउट की, जो सबसे ज्यादा कॉमन डाउट है और सबसे ज्यादा रिजेक्शन का कारण भी होता है, वो होता है आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट। तो इसके बारे में ना आप लोग ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में, लेकिन स्किप मत करना। इस चीज में बड़ी छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनको आप लोगों को जरूर सुनना है। देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ के चलो कि जो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है ना, वो तब मानी जाती है जब आपकी फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाता है। यानी कि जिस दिन आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, उस दिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट मानी जाएगी। तो एसएससी सीजीएल आपने जिस भी साल का पेपर दिया, उस साल की नोटिफिकेशन में एक थ्रेशोल्ड, एक क्रूशियल डेट दी गई होती है कि इससे पहले पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो अगर तो आपकी ग्रेजुएशन उस डेट से पहले पहले कंप्लीट हो गई है, आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस रीजन की वजह से रिजेक्ट नहीं होगे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर हमारी ना डिग्री नहीं आई। तो देखो, ये एक बहुत कॉमन चीज है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि डिग्री बाद में आती है, डिग्री आने में समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, डिग्री बाद में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट की डेट दिखानी है कि ये देखो सर, इस दिन हमारी ग्रेजुएशन होगी थी कंप्लीट। अब कुछ लोगों की डिग्री तो डीवी के डेट तक भी नहीं आती, आप डीवी देने गए और आपके पास डिग्री नहीं है, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में आपको अपनी प्रोविजनल डिग्री लेकर के जानी है। डिग्री नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों का होता है प्रोविजनल डिग्री ले जाओ, वहां बोलो कि सर हमारी यूनिवर्सिटी की अभी तक डिग्री नहीं है, ये प्रोविजनल डिग्री है, अब ये देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सब मैनेज हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरी ना फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में बैक आई थी सर, सप्ली आई थी, बाद में क्लियर कर ली थी मैंने, उस चीज की तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी ग्रेजुएशन अगर उस डेट से पहले है, उस डेट से पहले पहले आपकी सारी सप्ली, आपके सारे बैकलॉग क्लियर हो चुके हैं, तो 1% की भी कोई दिक्कत नहीं है आपकी। बस उससे पहले पहले सब क्लियर हो जाना चाहिए, कोई नहीं पूछेगा फिर आपसे। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर मैंने ना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में 5 साल लगा दिए सर, 6 साल लगा दिए, 4 साल की बीटेक थी, अब 5 साल 6 साल के बाद मैंने सीजीएल की तैयारी शुरू करी, फिर मैंने सीजीएल में डीवी में पहुंचा, अब वो देखेंगे 5-6 साल लगे, कोई दिक्कत तो नहीं। भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो क्रूशियल डेट है उससे पहले पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए बस। चाहे आपने 5 साल में कंप्लीट करी, 5 साल में कंप्लीट करी, फिर आपको भाई एकदम से आ गया कि भाई अब तो सरकारी अफसर बनूंगा मैं, तो सीजीएल का पेपर दूंगा, फिर आपने सीजीएल का पेपर दिया और फिर आपने क्लियर कर लिया, कोई बात नहीं, उससे पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब एक और डाउट आता है कुछ लोगों का जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो गए, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कुछ लोग कहते हैं, बड़ा मतलब सिली सा लगता है डाउट मुझे लगता है कि जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको तो पूछना भी नहीं चाहिए डाउट, फिर भी लोग पूछते हैं। मैं बता देता हूँ कि सर मेरी ग्रेजुएशन तो हो गई है कंप्लीट, मैंने 8वां सेमेस्टर का मेरा रिजल्ट आ गया सर, ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी सर, लेकिन एक दिक्कत होगी मेरी ना सर, 3 सप्ली रह रही थी पिछली, वो नहीं हो पाई सर इस बार क्लियर, वो इस बार फिर से मैं उसमें भी फेल हो गया। अब भाई जब तुम्हारी 3 सप्ली रह रही हैं, तुम फेल हो गए, तो ग्रेजुएशन को कंप्लीट बोल कैसे रहे हो? ग्रेजुएशन तो तुम्हारी कंप्लीट है ही नहीं, चाहे एक भी सप्ली रह रही हो, तो वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कंसीडर नहीं होगी।
आप फाइनल सेमेस्टर में आपने पेपर दिया, आप एक सब कुछ हो गया, 2-3 सप्ली आपकी पिछली रहेगी, वो क्लियर नहीं हुई, तो कैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट है? फिर तो भाई अब सीजीएल में आप हो गए 5 पक्का रिजेक्ट हो गए डीवी में। तो जब तक आपकी वो सप्ली क्लियर नहीं हो जाती, चाहे वो अगले साल क्लियर हो, उससे अगले साल क्लियर हो, जब भी क्लियर हो, तब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट मानी जाएगी। उसके बाद जो आपका सीजीएल होगा ना, वो आप दे पाओगे। यानी कि जिस डेट को आपकी सारी सप्ली टूट गई हैं, सारी बैकलॉग टूट गई हैं, उस डेट को आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट मानी जाएगी, जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ भाई सारी बैक इसने क्लियर कर ली है। उसके बाद जो भी क्रूशियल डेट होगी ना, तब आप कंप्लीट माने जाओगे, तब आप सीजीएल दे सकते हो। तो इस रीजन से तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। और एक और चीज, मान लो क्रूशियल डेट में 1 अगस्त दे रखा था कि 1 अगस्त तक आपका रिजल्ट आना चाहिए, आपका आया जी फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट 2 अगस्त को, तो भी आप फेल हो जाओगे। अब ये कुछ लोग कहेंगे सर इसमें हमारी क्या गलती है, इसमें तो यूनिवर्सिटी की गलती है। तो भाई देखो क्या कर सकते हैं इस चीज में, तो जो क्रूशियल डेट है उससे पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट उससे 1 दिन भी बात है तो आप 100% फेल हो, आपको कोई भी नहीं बता सकता इस केस में। तो ये वो सबसे कॉमन डाउट था जो बहुत लोगों का आता है, और मैंने इसीलिए अच्छे से एक्सप्लेन किया। आगे और भी जितने भी डाउट्स हैं सारे आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब नेक्स्ट जो लोगों का डाउट होता है वो ये होता है कि सर हमारे नाम में कुछ गलती हो गई है, मिसस्पेल्ड हो गया है, पेरेंट्स के नेम में फादर्स नेम मदर्स नेम में मिसस्पेल्ड हो गया, डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती हो गया। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ये हो जाती हैं। नाम में मिस्टेक हो गई, डेट ऑफ बर्थ गलत डल गया, पेरेंट्स का नाम गलत हो गया, ये हो जाता है। और जनरली ये सारी चीज़ें ना आपकी 10th की मार्कशीट से टैली करी जाती हैं। और जनरली जो आप पढ़ रहे होते हो, आपकी 10th में जो डिटेल डल जाती है ना, जनरली वही सब कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। हम लोग ध्यान भी नहीं देते इन छोटी छोटी चीज़ों पर। 12th में भी वही डल जाता है, फिर कॉलेज में भी वही डल जाता है। इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो जैसे मेरा नाम निशांत है, तो निशांत की जगह मान लो मिसस्पेल्ड होकर निशांत लिखा गया या निशान लिखा गया, तो ऐसी गलतियां बहुत कॉमन होती हैं। मान लो फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम निशांत कपूर है, तो गलती से निशांत कपूर की जगह निशांत कुमार लिखा गया, निशांत कुमार कपूर लिखा गया। या आपके पेरेंट्स नेम में कई बार ऐसे होता है कि जैसे कुमार है तो सिर्फ कुमार लिखा गया, या कुमार के साथ सरनेम भी लिखा गया, सिर्फ सरनेम लिखा गया। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत कॉमन होती हैं और ये हो जाती है। डेट ऑफ बर्थ में कई बार डेट और मंथ जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपको क्या करना है, ये मेजॉरिटी लोगों में आपको दिक्कत मिलेगी। तो सबसे पहले तो बता दूं कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये रिजेक्शन का कारण नहीं बनेगा आपका, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सबसे पहले तो आपको एक कोशिश करनी है कि आपके जिस भी डॉक्यूमेंट में गलती है ना, आप लोग उसमें करेक्शन करवा लो। अगर करेक्शन नहीं हो पाती तो आप लोग एफिडेविट बनवा सकते हो, एफिडेविट आपका काम कर जाएगा। जो लोग वहां पर बैठे हैं ना, वो लोग भी इस चीज को समझते हैं कि भाई ये सब ना क्लरिकल एरर है, इसमें कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है। अब निशांत की जगह अगर निशांत लिख दिया किसी ने या निशान लिख दिया किसी ने, तो भाई वो गलती से कोई क्लरिकल एरर हुआ होगा, या उनको वो स्पेलिंग पता होगी, उनने उस नाम का वो इंसान देखा होगा, तो इसमें कोई मेरी गलती तो नहीं है ना। तो करेक्शन हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो एफिडेविट चल जाता है, कोई घबराने की बात नहीं है। वो लोग आपको वहां पर रिजेक्ट करने के लिए नहीं, आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं। इन छोटी छोटी चीजों की वजह से आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जो मैंने पिछले केस आपको बताया क्रूशियल डेट वाला, वो हो गया तो भाई उसमें तो 100% रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे। उसमें तो वो चाह के भी आपको पास नहीं कर सकते, उन लोगों को भी तो अपनी नौकरी बचानी है ना। इसके बाद भी अगर किसी रीजन से कोई ऐसा कुछ रीजन होता है जो मैंने आपको नहीं बताया, आपके मन में कोई और डाउट हो, कुछ भी हो, तो भाई मैं आपको ये बता दूं कि वहां अगर कुछ गलती होती है ना, तो आपको कुछ दिन का समय भी दे देते हैं कि चलो 10 दिन का टाइम या 15 दिन का टाइम ले लो, आप इसकी करेक्शन करवा के आओ, या जो भी हो सकता है आप करो। वो लोग आपको ऐसे एकदम से रिजेक्ट नहीं कर देंगे, वो हो सकता है आपको प्रोविजनली एक्सेप्ट करें या जो भी करें, कोई और रीजन अगर ऐसा रहा तो आप लोग घबराओ मत। वो लोग आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं, वो सिलेक्ट करने के लिए ही बैठे हैं। मैंने कोशिश करी है कि जितने भी डाउट्स लोगों के होते हैं, जो मेजर डाउट्स होते हैं, वो सब मैं कवर करूं इस वीडियो में। फिर भी अगर मुझसे कोई ऐसा डाउट छूट गया हो या कुछ भी ऐसा हो आप लोग पूछना चाहो तो कमेंट्स में पूछ लेना। हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।